हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बढ़िया बढ़िया बातें, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आएगा हमारे काम। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में ना, एक तो हमें जो बार बार न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है ना, वो नहीं करना चाहिए। एक मान लो एक टाइप का न्यूमेरिकल एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करना चाहिए उसको। दूसरी चीज़ होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होती है भाषा पर। हमारे विषय की सब्जेक्ट की जो भाषा है उसको ठीक करते रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या लिख के आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने चीज़ों को समझा हुआ तो होता है, समझ में तो आता है, लेकिन हम शायद उसे एक भाषा का रूप दे के लिख नहीं पा रहे हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या करना होता है, भाषा की शुद्धता, भाषा को ठीक करते रहना चाहिए। याद करें, भाषा को ठीक करें, लिख के देखें। कुल मिला के लिख के देखने का महत्व है किसी भी परीक्षा में। एक ये होती है भाई, प्रतियोगी परीक्षा है, नीट है या जेई है, उनमें तो कोई करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल पे क्या होता है, उसका उत्तर छांटना होता है और टिक कर देना होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अलग होती है प्रक्रिया। बोर्ड एग्जाम में देखी जाती है भाषा। तो एक तो भाषा को बड़ी ना करें, भाषा को छोटा रखें, ठीक रखें, सामान्य भाषा का इस्तेमाल करें और एक भाषा में सफाई हो, शुद्धता हो। एक जो चित्र बनाते हो ना बोर्ड परीक्षाओं में, चित्र डायग्राम बोलते हैं जिसको, उन चित्रों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कार्य विधि, किसका क्या काम है, उसका क्या नाम है ना, उनको ठीक से याद करना होता है। जैसे मान लीजिए हम ट्रांसफॉर्मर का चित्र बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर है ना, तो ट्रांसफॉर्मर का चित्र बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी प्राथमिक कुंडली है, कौन सी द्वितीयक कुंडली है, कहाँ से धारा आती है, कहाँ जाती है, और ये सब चीज़ें जो है उसमें, कहाँ उसकी कोर है, कैसी कोर, मतलब कार्यविधि में। और चित्र में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चित्र बना देते हैं और उस पर लिखते नहीं है ये चीज़ क्या है, वे चीज़ क्या है। तो क्या करना होता है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लेखन जो है वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए लिख के देखना ज़रूरी हो जाता है। तो लिख के देखें, लिखने का अभ्यास करें। ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे दरअसल लॉरेंस बल के बारे में। हम बात कर रहे थे लॉरेंस बल के बारे में, और हम लॉरेंस बल पर कुछ चीज़ें हमने पहली क्लास में पढ़ भी ली थी। LORENTZ फोर्स, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हमने क्या किया था कि लॉरेंस बल में हमने कहा था कि भाई जो बल है, एक बार फिर इस बल को लिख देता हूँ मैं, ये बल है FQE यानी विद्युत बल, और एक है QV×B, ये है इसमें चुंबकीय बल। ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है। तो हम इस पर बात कर रहे थे कि जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिया जाता है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब मान लीजिए हम कोई चुंबकीय क्षेत्र बना लें। यहाँ पे हमने कहा भाई ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र का है, और चुंबकीय क्षेत्र में क्रॉस का निशान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, बोर्ड के तल में अंदर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र को भी लिख देते हैं। ठीक, अंदर की तरफ हो गया। अब इसके बाद कोई आवेश, मान लीजिए +Q आवेश जो है, एक वेग v से इसमें फेंक दिया जाता है, और यह जो वेग है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यानी यहाँ पर यह बात हो गई कि जो वेग है वह लंबवत है b के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो बल है ये तभी बनेगा, अधिकतम मान इसका क्या होगा, QVB sin थीटा, और थीटा कितना, 90 डिग्री, तभी ये बनेगा। तो हमने क्या किया, लंबवत फेंक दिया इसको। अब इस आवेश का जो द्रव्यमान है उसे हम लिख दिया हमने, भाई किसी ना किसी कण पर ये होता ही है, तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने इसका द्रव्यमान m मान लिया। ठीक, अब ये बल जो लगता है, हमने बताया था कि बल लगता है अंगूठे के नियम के अनुसार, हाथ दाएं हाथ की हथेली, राइट हैंड थंब रूल के नियम के अनुसार। तो ये बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत लगता है, तो यह अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। यानी अब देखें हम कि ये जो आवेश है धनात्मक, ये इसमें ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसे, ये जो है, ये जो दिशा है, ये मैंने बताया था कि उंगलियों की दिशा वेग की दिशा है, और इसे घुमाना होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार। ठीक, अब मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है उस तरफ को चला गया। देखो चुंबकीय क्षेत्र ये चली गई वेग की दिशा, और उधर को अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो मैंने यूँ घुमाया हाथ को, क्योंकि ये है वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो मैंने यूँ घुमाया हाथ को, तो अंगूठा आ गया ऊपर को। यानी धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल जो है वह ऊपर को है। तो इसका मतलब
ऊपर को बल लगेगा, बल किस तरफ को लगता है, उस वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय बल जिस वृत्त पे यह कण घूमने वाला है, जिस सर्कल पे चलेगा उसके केंद्र की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब बल ऊपर को आ गया, इसमें ऐसे इस पे बल जो लग गया ये ऊपर को लग गया, मान लीजिए बल, ठीक। तो इसका मतलब यह कण इसमें यूं घूमेगा, इस रास्ते पे चला जाएगा, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर ये जिस वृत्त पर घूमेगा, जो भी इसका वृत्त बनेगा, जिस वृत्त पर ये घूमेगा उस वृत्त की एक त्रिज्या बनेगी। अब उस त्रिज्या को हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अभिकेंद्रीय बल से हम इस बल को संतुलित कर लेते हैं। देखिए mv²/r QVB, एक v जो है हम यहाँ से काट लेते हैं तो हमारा r निकल के आता है mv/bq। अब ये जो r है, इस r को निकालने पर एक सवाल आता है बोर्ड के अंदर कि एक कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसका इतना द्रव्यमान है, वह इतने चुंबकीय क्षेत्र में फेंका गया है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत उसे फेंक दिया गया है, तो वह जिस वृत्त की त्रिज्या पर घूमता है या घूमने लगता है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मान रखना होता है, ठीक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है, इसमें मान रख के तुम्हें बता देता हूँ, ठीक। चलिए, अब मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये तुम जानते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, ये भी तुम जानते होगे, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में लगेगा तो नहीं लगेगा ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में बनाना होता है, ठीक। कहता है यह एक वेग से, जिसका वेग है 10⁻6 मीटर पर सेकंड से एक चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिया गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान है 5 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला में ये दिया हुआ भी होता है। कहता है जिस त्रिज्या पर यह घूमने लगता है, ठीक। लेकिन ये पहले सुनिश्चित कर लें कि ये चीज़ है या नहीं। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र ये लंबवत हैं, तभी मान लीजिए वेग की दिशा वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है, तो बल नहीं लगेगा इस पर, ये घूमेगा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही फेंक दूं तो नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर पहले इसे सुनिश्चित कर लें, ठीक है। इस बात को देखो सुनिश्चित करना होता है बच्चों, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तब हमारा ये सूत्र काम कर देगा। अब हम त्रिज्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या कितनी होगी, m9.1 10⁻31 और v 10⁻6 लगा दिया, बात खत्म हो गई। b कितना लगाया, 5 टेस्ला, और आवेश लगा दिया 1.6 10⁻19 और ये त्रिज्या आ गई हमारी मीटर में। तो ये हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। इसको हल कर दें, सीधे सीधे सवाल है, 2 नंबर फ्री में मिलते हैं, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, बस एक पॉइंट है, सुनिश्चित कर लें वेग और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के लंबवत हैं, और होते हैं लंबवत। बस एक बार सवाल को एक बार पढ़ के देखना होता है ये लंबवत है भी कि नहीं, होते ही हैं, ठीक। तो कुल मिला के सीधा रास्ता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। वीडियो में क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब पे जो होता है ना, यूट्यूब पे बच्चे शुरू में देखते हैं वीडियो को 4-5 मिनट, उसके बाद निकल लेते हैं यूट्यूब पे बड़ी तेज़ी से चलता है सब कुछ। तो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ वो पूरी वीडियो में, पूरी क्लास में अलग अलग तरीक़ों से बताई जाती हैं। पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या होता है कि यूट्यूब पे, और एक और इशू होता है यूट्यूब पे कि जैसे ही वीडियो चली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई वहाँ ऐड लग जाता है तो इसलिए मैं कभी भी यूट्यूब पर पढ़ने की सलाह नहीं देता, कभी नहीं देता मैं यूट्यूब पर पढ़ने की सलाह कि आप यूट्यूब पे डिपेंड होकर पढ़ो, मैं कभी नहीं कहता। पढ़ते हैं बच्चे और लाभ भी होता है, बच्चों को लाभ होता है, पर दैट इज़ क्या है, वो है आंशिक लाभ। जब पढ़ रहे हैं पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, पूरी तरह कर रहे हैं, तो फिर पूरा काम करना चाहिए है। चलिए अब देखते हैं कि कुंडलिनी पथ कैसे होता है, यानी अगर आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई कोण थीटा बनाते हुए फेंक दिया जाए, तो यदि आवेश, कैसा आवेश लेंगे, प्लस क्यू को चुंबकीय क्षेत्र बी की
दिशा से कोण थीटा बनाते हुए फेंका जाए। ठीक, तो कण के पथ एवं कण के पथ कहें या कण की गति, कण के पथ, कण का पथ किस प्रकार का होगा, कण का पथ ज्ञात कीजिए, है ना, कण का पथ ज्ञात कीजिए। तो पथ में क्या होता है कि फिर सारी बातें निकालनी पड़ जाएंगी हमें। ये दरअसल ये सवाल है जो आपको मैंने लिख के दिया है कि थीटा कोण बनाते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कण का पथ है वह है कुंडलिनी पथ या सर्पिलाकार पथ, या फिर उसे अंग्रेजी में बोलते हैं हेलिकल या हेलिक्स। हेलिक्स पाथ कह देते हैं इसको, या हेलिकल बोल देते हैं, हेलिकल पाथ। और इसको कह देते हैं सर्पिलाकार पथ, या बोल देते हैं इसको कुंडलिनी पथ, कुंडलिनी पथ। ठीक, तो इसमें हमारे पास होती हैं दो चीज़ें, एक होता है कितने समय में घूमता है, एक चक्कर का समय। ठीक, तो दो बातें निकालते हैं, एक निकालते हैं चक्कर का समय, यानी चक्कर का समय का मतलब होता है कि वह एक चक्कर कितने समय में लगाता है, क्योंकि वृत्ताकार पट्टी पर घूमता है। एक हम ये निकालते हैं। दूसरी चीज़ हम निकालते हैं इसमें पिच, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं PITCH, पिच, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, ये आपने देखा होगा, चूड़ी अंतराल का नाम सुना होगा, दो चूड़ियों के बीच की, बताओ बीच की, बताओ दूरी। ये दो चीज़ें इसमें निकालते हैं हम। और हो सकता है परीक्षा में लिखा हुआ है कि भाई बताइए, दिखाइए कि पथ जो है वो सर्पिलाकार है यानी हेलिक्स है, और उसका आवर्तकाल या उसका जो परिक्रमण काल है वो बताइए, और पिच भी बताइए, पिच के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये क्या हो गया, चक्कर का समय यानी परिक्रमण काल, है ना, देखो इसे भी लिख देता हूँ, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का सूत्र बताइए, और हेलिक्स का जो पिच है, चूड़ियों के बीच की जो दूरी है, उसके लिए एक व्यंजक बनाइए जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, धनात्मक आवेश को ले लेते हैं। हालांकि ऋणात्मक आवेश पर भी ऐसा ही होता है, बस घूमने का तरीका होता है। मान लीजिए धनात्मक आवेश क्लॉकवाइज घूमता है तो ऋणात्मक आवेश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए विचार करेंगे इस बात पर कि भाई धनात्मक आवेश इस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक आवेश उस तरफ जाएगा। इससे अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये सूत्र हमें दो बनाने हैं, इनकी तैयारी में हम लग जाते हैं और शुरू करते हैं। इस बनाते हैं इसको। ये ध्यान रखिए, ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड में आया पड़ा है। खासतौर से स्टेट बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, जो भी है आपके जो राज्य बोर्ड होते हैं उनमें बहुत आता है ये। CBSE में मैंने देखा है कि ये कम आया है, CBSE में बहुत कम आया है, कहीं कहीं साल में एक बार आया, 8-10 साल में एक बार आया। लेकिन यूपी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में हर 2-3 साल में आता रहता है ये, और अभी पिछले 2 सालों में आया भी नहीं है। इसका नंबर है इस बार पक्का कर लेना इसको, ठीक है। तो दैट इज क्या हो गया, इसको क्या लिख दूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इस तरफ को दे देते हैं। ये मैं बना रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ये है B चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये इसकी दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक कोण थीटा बनाते हुए किसी आवेश को फेंकते हैं, यहाँ पर फेंक देते हैं आवेश को। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक आवेश को फेंकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए +Q, और इसको वेग दे देते हैं V, ऐसे। ठीक, और एंगल यहाँ से बना देते हैं थीटा, ऐसे। ठीक, तो वेग के घटक बना देते हैं बच्चों, इधर बना देते हैं V cos थीटा, और लंबवत घटक बना देते हैं V sin थीटा। ठीक, आवेशित कण का आवेश कितना है, आवेशित
कण का आवेश ये है Q प्लस में, और द्रव्यमान आवेशित कण का द्रव्यमान कितना है, ये है m, और ये है किलोग्राम में, और ये है कूलम में। ठीक, ये दोनों बातें हमारी कन्फर्म है, हमने इसे एक v वेग से फेंका है। ठीक, अब b के लंबवत घटक v साइन थीटा पर लगने वाला चुंबकीय बल F चुंबकीय जो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और यह संतुलित हो जाएगा बच्चों अभिकेंद्रीय बल से एम वी साइन थीटा स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। देखिए यहाँ v की जगह पे क्या लगा है, v साइन थीटा, समझ रहे, क्योंकि यही घटक है जो इसे वृत्त पे घुमाएगा। ठीक, अब हम इसे बैलेंस करते हैं तो v साइन थीटा काट देते हैं, क्यू बी एम वी साइन थीटा बटे आर। तो यहाँ से हम r का मान निकाल देते हैं, r आता है एम वी साइन थीटा बटे बी क्यू, ये हो गई त्रिज्या। ठीक, किसकी, हेलिक्स की त्रिज्या, इसे लिख देते हैं साहब ये हेलिक्स की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या, हेलिक्स की त्रिज्या या कुंडलिनी गति में त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिस पर ये चलता है। अब इसके बाद आगे की तरफ लगने वाला जो घटक है, जो आगे की दिशा में लग रहा है, बी की दिशा में वेग घटक v cos थीटा पर कोई बल कार्य नहीं करता, यानी कोई बल इस पे नहीं लगता। सीधा सीधा ये बोल देंगे कि इस पे कोई बल नहीं लगता, क्योंकि यह b की दिशा में है, और b की दिशा में है तो हम जानते हैं कि b की दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बल लगता है जब जब v और b लंबवत होते हैं, अधिकतम बल लगता है। ठीक, अब सीधा निकल गई त्रिज्या। अब इसके बाद परिक्रमण काल, परिक्रमण काल है ना, ऐसा लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड भी बोल देते हैं इसको, ऐसे बोल देते हैं टाइम पीरियड, है ना। कितना, 2 पाई आर बटे कितना, v साइन थीटा। ध्यान देंगे कि त्रिज्या कितनी है, 2 पाई आर जिस पे घूम रहा है, और यहाँ पर जो पद दिखाएंगे इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे दिखा देंगे। ठीक, तो वृत्त की जो त्रिज्या है जिस वृत्त पर घूम रहा है वो कितनी है, आर, उसका मान निकला पड़ा है। और 2 पाई आर बटे वी साइन थीटा परिक्रमण काल क्यों है, वृत्त के एक चक्कर में कितना घूमेगा, 2 पाई आर, और घूम किससे रहा है, वी साइन थीटा से, वी से नहीं, वी साइन थीटा से। वृत्त पर चलने वाला वेग का घटक कौन सा है, याद रखेंगे, गलती ना हो इसमें, वो है वी साइन थीटा। वी नहीं है पूरी तरह, क्योंकि वी का एक घटक वी cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश भी है। ओके, अब यहाँ से देखो, ये अगर इस आर का मान यहाँ से रख दूँ मैं, एम वी साइन थीटा करके, तो आ जाएगा एम वी बाई बी क्यू, और इसके साथ में नंबर आएगा 2 पाई, और वी हट जाएगा, ये देखो, तो टी आ गया 2 पाई एम अपान बी क्यू। ये हो गया बच्चों परिक्रमण काल। ये किस में आता है, ये आता है सेकंड में। डन, परिक्रमण काल निकल गया। अब परिक्रमण काल से यहाँ निकालते हैं पिच। देखो ये रही पिच, दो चूड़ियों के बीच की दूरी, इसे कहते हैं पिच। पिच को क्या मान लें, पिच को मान लेते हैं x, और ये क्या होती है, आगे जाने वाला वेग कौन सा है, v cos थीटा, और समय कितना एक चक्कर में t, ये होती है पिच। एक चक्कर का समय, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ जाएगा, तो एक चक्कर का समय तो ये है हमारे पास, और आगे बढ़ाने वाला वेग क्या है, b की दिशा में v cos थीटा, तो चाल गुणा समय क्या हो गई, आगे की तरफ दूरी, यानी एक चक्कर में कितना आगे बढ़ गया, ये हो गई पिच। अब इसे क्या कर लिया, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन बी क्यू, ये है वो पिच का फॉर्मूला, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन बी क्यू, ये पिच का सूत्र बना दिया तुमने।
ये परिक्रमण काल का बना दिया तुमने, ये त्रिज्या का बना दिया। ठीक, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरी गति का, इसकी पूरी गति का निरूपण हो गया। इसकी पिच भी निकाल दी तुमने, परिक्रमण काल भी निकाल दिया इसका, इसकी त्रिज्या भी निकाल दी, और तुमने ये भी पक्का कर लिया कि साहब वृत्त पर घुमाने वाला घटक v नहीं बल्कि v साइन थीटा है, जो अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होगा, या क्यू वी भी साइन थीटा से संतुलित होगा, जिसकी वजह से त्रिज्या आएगी और ये परिक्रमण काल आएगा। परिक्रमण काल में कहीं साइन थीटा नहीं आया, क्योंकि जो वेग है वो कट गया। v साइन थीटा r में था, देखिए ऊपर v साइन थीटा, यहाँ नीचे आ गया तो ये कैंसिल हो गया। ओके, यानी परिक्रमण काल में थीटा नहीं है, ये बात पक्की हुई। अब इसी परिक्रमण काल को वेग v cos थीटा से गुणा कर दिया, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा, तीसरी बात आ गई। ठीक, आगे बढ़ाने वाली चाल क्या है, आगे बढ़ाने वाला वेग है v cos थीटा, और एक चक्कर में कितना आगे बढ़ेगा, ये पिच कहेंगे इसको, एक चक्कर में चली गई, एक चक्कर में चली गई दूरी, है ना। ये x निकाल दिया, x को क्या कह रहे हैं, पिच निकल गई। बस ये 3 स्टेप हैं, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। हल्का सा भी समझ में आ गया ना, लिख के याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हल्का सा समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा समझने की बात भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमें बस यहाँ फोकस करना होता है v cos थीटा v sin थीटा, बस v sin थीटा सर्कल पे वृत्त पे घूमेगा, v cos थीटा आगे लेके जाएगा। आगे लेके जाने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे आगे जाने वाली वेलोसिटी को, जब पिच निकालेंगे, घूमने वाली को अभिकेंद्रीय बल से लगा के टाइम पीरियड निकाल देंगे और त्रिज्या निकाल देंगे, परिक्रमण काल निकाल देंगे। हो गया, डन। चलिए, तो ये आपका पक्का हो गया, इसको ठीक कर लें। ओके, चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, उनकी तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। देखो यहाँ मैं चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा ऐसे, ये मैंने नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने नीचे की तरफ लगाया। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बढ़िया है, और ये बहुत ही किताबों में भी जगह जगह देखने को मिलेगा। और ये कंसेप्ट जो है दरअसल एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, बहुत आता है, कुछ ना कुछ इस पर पूछते रहते हैं। अब यहाँ से कहते हैं कि साहब हमने जो है इस चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ लगाया, इसका मान है b, हमने यहाँ पर 2 आवेश इसमें फेंक दिए हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। हमने एक फेंका है प्रोटॉन को, वेग रहा वही v, और साहब एक फेंका है हमने इलेक्ट्रॉन को, इसका वेग भी वही रहा v। दोनों को एक ही वेग से हमने फेंका है। ठीक, तो दोनों पर लगने वाले बलों की तुलना। ठीक, तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बलों की तुलना। पहला काम ये है भाई, बलों की तुलना कैसे करें। अब देखो प्रोटॉन पे लगने वाला बल क्या है, F प्रोटॉन पे, प्रोटॉन का आवेश क्या है E पॉजिटिव, किस चाल से फेंका V से, और B वही है और साइन 90। तो प्रोटॉन पे लगने वाला बल क्या हो गया बच्चों, EVB बस। अब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल -EVB साइन 90। ठीक, तो ये हो गया -EVB, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल हो गया। ठीक, तो क्या कहेंगे, बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं। बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं। ठीक,
अब दूसरा सवाल पूछा, ये तो बात पक्की हो गई, कंफर्म हो गया, परिमाण में समान आके देखो दोनों, क्योंकि आवेश वही है, वेग वही है, बी वही है, आवेश का परिमाण तो वही होता है। जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इतनी सी बात है बस। ठीक, अब पथ को आरेखित कीजिए, पथ को आरेखित कीजिए। ये कह रहा साहब रास्ता कैसा होगा इसको दिखाओ, डायग्राम पे ये बताओ कि रास्ता कैसा होगा, पथ को आरेखित कीजिए। तो बात स्पष्ट हो गई, ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज वाला है। अब पॉजिटिव चार्ज में क्या है, अगर हम देखें वेलोसिटी, इधर को वेलोसिटी है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, देखो ये वेग है और अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो हाथ को अंदर की तरफ घुमाएंगे, यूँ घुमाएंगे, तो इस पर लगने वाला बल कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अभी केंद्रीय बल ऊपर की तरफ होगा तो इधर को चला गया, इस पर उल्टा होगा, ये नीचे की तरफ आ गया। पता रखित हो गए, ठीक, अपने तरीके से निकाल सकते हैं। वेग और उस पर लगाकर चुंबक के क्षेत्र की तरफ घुमाना होता है। ठीक, अब देखो ये वेग है और चुंबक क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो हाथ को, उंगली को अंदर की तरफ घुमाना है, अंगूठा ऊपर को आ गया। ये किसके लिए है, धनात्मक आवेश के लिए। इसका उल्टा कर देंगे तो ऋणात्मक आवेश के लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो पता आरेखित, पथ जो है वो आरेखित हो गए, नॉट एन इशू, कोई समस्या नहीं है। अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, हाथ वूथ घुमा लें, जैसे तैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद, और ये तो याद भी हो सकता है, जो चित्र आप देख रहे हैं ये याद भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बोर्ड लेवल पर याद करके भी काम चल जाता है इसमें। ठीक, हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी उलझन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी उलझन है। ठीक, अब हम दूसरे तरीके से चाहते हैं कि साहब हम हाथ नहीं घुमाना चाहते, हम चाहते हैं वेक्टर तरीका। तो वेक्टर में क्या होता है, बल चलो बता देता हूँ, सिंपल कर लेते हैं उसको, क्यू वी क्रॉस बी, ये आ गया। देखो अब देखो प्रोटॉन के लिए एफ प्रोटॉन कैसा आवेश है, प्लस का ही है। वेग किधर को माने, ये वेग आगे की तरफ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं, देखो ये बना लेते हैं एक्स, ये बना लेते हैं वाई, और ये बना लेते हैं जेड। बाहर की तरफ जेड, उधर की तरफ एक्स, वाई जो है ऊपर की तरफ। तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और वेग है आगे की तरफ। तो वेग है किधर, आई पे, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, माइनस के पे। ठीक, अब देखो, और वी और बी साथ में लगे हुए हैं, ये परिमाण है। वी बी क्या है, परिमाण है, उनकी गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सदिश राशियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। तो कितना हो गया, ई वी बी। अब देखो आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस जे, तो माइनस एक पहले से पड़ा है तो जे हो गया, लो। ठीक, तो ये प्रोटॉन पे लग गया, देखो तो इलेक्ट्रॉन पे इसका उल्टा लगेगा, क्यों, क्योंकि जो आवेश यहाँ प्लस का लगा है, इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस का लगेगा, तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी अपना एक्स वाई जेड बना के निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, अब प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। अब मान लीजिए ये किसी वृत्त पर घूमता है, तो यहाँ ये इस वृत्त पर घूमता है तो इसकी कोई त्रिज्या बनेगी, यहाँ ये इस वृत्त पर घूमता है, इस वृत्त की भी कोई त्रिज्या बनेगी। तो त्रिज्याओं का अनुपात, इसे मान लेते हैं प्रोटॉन की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, प्रोटॉन की त्रिज्या होगी एम प्रोटॉन वी बी ई, और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी, एम इलेक्ट्रॉन वी बी ई। क्योंकि मास यानी द्रव्यमान का फर्क है, देखिए वेग वही है, आवेश का परिमाण दोनों का वही है, बी वही है, तो अनुपात कितना हो गया, आर पी बटे आर ई, एम प्रोटॉन एम इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बच्चों त्रिज्याओं का अनुपात द्रव्यमान के पदों में, यानी प्रोटॉन की त्रिज्या बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से। अब कहते हैं कि साहब ये तो है हमारे पास 1837 गुना है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, ये चीज़ है हमारे पास। तो फिर क्या हो गया,
एम पी बटे एम ई क्या हो गया, 1837 हो गया। तो इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, 1837 लिखा जा सकता है, यानी इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। सिंपल सी बात है भाई, द्रव्यमान मालूम है, द्रव्यमान का अनुपात मालूम है, द्रव्यमान मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, द्रव्यमान का अनुपात मालूम है, हम जानते हैं कि लगभग है ये, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। ठीक, 1837 लगभग है ये नंबर, तो यहाँ डाल देंगे इस वैल्यू को। तो यानी इसको यहाँ से हटा दूँ, ये लो, ये आ गया, हो गया, डन। चलिए, त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ तक जो है बेसिक, यानी पाथ कैसा था, हेलिक्स था, सर्पिलाकार था, उसका समीकरण बनाना सीखें, किस तरफ को घूमेगा बल की दिशा बनाना सीख लें, ठीक, और त्रिज्या निकालना सीख लें, ठीक, त्रिज्याओं की तुलना करना सीख लें, बलों की तुलना करना सीख लें, है ना। ये जो बेसिक है इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जितना बेसिक है जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ द फाइनल। अगर लॉरेंट बल पे कुछ आता है तो आया पढ़ाइए, कोई चिंता की बात नहीं, इसे आप डन कर लो, इस लेक्चर को डन कर लो, दोबारा देख के कर लो, सूत्र अपने ओके कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।